आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है, तो चलिए एक अहम सवाल पर बात करते हैं कि आखिर कैसे एक इंसान एक सोच को एक इतने बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल सकता है। आज हम पत्रकार किशोर ह्यूमन के विश्लेषण के जरिए कांशीराम जी के इसी कमाल की स्ट्रैटेजी को समझेंगे। ये जो सवाल है ना कि एक बिखरी हुई भीड़ को एक पॉलिटिकल फोर्स में कैसे बदला जाए, मान्यवर कांशीराम की पूरी जिंदगी मानो इसी एक सवाल का जवाब है। तो चलिए उनकी इस प्लेबुक को जरा और करीब से देखते हैं। तो इस पूरी पड़ताल में हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहले उनका मास्टर चाबी वाला सिद्धांत, फिर उनकी सोच की कड़ियों की स्ट्रैटेजी, इसके बाद आज के नेताओं के लिए 5 बड़े सबक, फिर देखेंगे कि एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं, और आखिर में उनके आंदोलन की संवैधानिक नींव क्या थी। तो बात उस दौर की है जब काशीराम जी ने राजनीति में कदम रखा। उस वक्त हाशिए पर मौजूद जो समुदाय थे उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा जाता था। मतलब उनकी अपनी कोई स्वतंत्र राजनीतिक आवाज थी ही नहीं। और यही पर आता है कांशीराम जी का मूल मंत्र। उनका मानना था कि जब तक आपके पास राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी नहीं होगी, तब तक आपके हक अधिकार महफूज नहीं रहेंगे। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकार ये सिर्फ मांगने से नहीं मिलते, उन्हें राजनीतिक शक्ति से हासिल करना पड़ता है। और यही वो मास्टर चाबी थी जो विकास के सारे बंद दरवाजे खोल सकती थी। अब देखिए, उनकी असली प्रतिभा का सबूत यहाँ मिलता है उनके काम करने के तरीके में। कांशीराम जी का आंदोलन कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का नतीजा था, जिसे वो खुद सोच की कड़ियां कहते थे। तो ये सोच की कड़ियां आखिर थी क्या? असल में ये 3 स्टेप्स वाली एक रणनीति थी। पहला, लोगों के अंदर चेतना जगाओ। दूसरा, उन्हें संघर्ष के लिए तैयार करो। और तीसरा, उस संघर्ष को राजनीतिक शक्ति में बदल दो। और ये कितना शानदार है, ये देखिए कि उन्होंने इसे लागू कैसे किया। सबसे पहले बनाया बामसिफ। इसके जरिए पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा और कहा कि समाज का कर्ज चुकाओ। फिर बनाया DS4 और उसी जागरूक समाज को सड़कों पर संघर्ष के लिए उतारा। और आखिर में हुआ बसपा का गठन, जिससे उस संगठित शक्ति को राजनीतिक सत्ता का एक मजबूत दावेदार बनाया गया। तो अब असली सवाल ये उठता है कि आज के नेता काशीराम जी की इस प्ले बुक से क्या सीख सकते हैं। खैर, किशोर ह्यूमन का जो विश्लेषण है उससे 5 बहुत ही जरूरी सबक सामने आते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी सबक, स्वतंत्र नेतृत्व, अपनी एक अलग पहचान बनाना। कांशीराम जी ने कभी भी किसी बड़ी पार्टी का पिछलग्गू बनना स्वीकार नहीं किया। उनका साफ मानना था कि नेतृत्व अपना होना चाहिए, किसी की कठपुतली नहीं। और ये नारा उनके इस इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब सीधा था, अब बहुजन समाज अपना वोट देकर दूसरों को राजा नहीं बनाएगा, बल्कि खुद सत्ता संभालेगा। दूसरा सबक, संगठन की ताकत। कांशीराम जी कहते थे कि बिना संगठन के समाज बस एक भीड़ है, लेकिन एक संगठित समाज शक्ति बन जाता है। और इसीलिए उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के बजाय जमीन पर कैडर बनाने पर जोर दिया। तीसरा सबक है त्याग। एक सच्चा नेता अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचता है, और कांशीराम जी तो इसकी जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने अपना घर, परिवार, नौकरी सब कुछ समाज के लिए छोड़ दिया। न कभी शादी की और ना ही कोई संपत्ति बनाई। चौथा सबक, धैर्य और दूर की सोच। कांशीराम जी को पता था कि सत्ता कोई एक दिन का खेल नहीं है। उन्होंने चमचा युग जैसी किताबें लिखकर समझाया कि ये व्यवस्था कैसे उभरते हुए नेतृत्व को गुमराह करती है। वो कभी हार से निराश नहीं हुए, बल्कि लगातार अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहे। और 5वां सबक, सामाजिक भाईचारा। उन्होंने कभी किसी एक जाति की बात नहीं की, बल्कि बहुजन समाज का एक बड़ा कॉन्सेप्ट दिया। उनका लक्ष्य था 85% आबादी, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सब शामिल हैं। उन्हें एक राजनीतिक मंच पर एकजुट करना। काशीराम जी के काम की अहमियत सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि अकादमिक भी है। चलिए अब जरा देखते हैं कि जाने माने विद्वान उनके योगदान को कैसे देखते हैं। देखिए, बड़े बड़े विशेषज्ञों भी उनके असर को मानते हैं। जो मशहूर फ्रांसीसी विद्वान हैं क्रिस्टोफ जाफ्रिलो, वो इसे उत्तर भारत की एक मूक क्रांति कहते हैं, जिसने लोगों में आत्मसम्मान जगाया। वहीं लेखक बद्रीनारायण उन्हें एक महान संगठक मानते हैं, जो प्रतीकों के जरिए समाज को जोड़ना जानते थे। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है
कि कांशीराम जी का पूरा संघर्ष भारत के संविधान और कानून के दायरे में ही था। उन्होंने कभी भी कोई असंवैधानिक रास्ता नहीं अपनाया। उनके आंदोलन के तरीके हमेशा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रहे। उनका मकसद किसी भी वर्ग से नफरत करना नहीं था, बल्कि समाज में जो गैर बराबरी थी उसे खत्म करना था। और वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 इन्हें पढ़ने और समझने के लिए कहते थे, ताकि सब अपनी लड़ाई कानूनी रूप से लड़ सकें। तो आखिर में मान्यवर कांशीराम जी की पूरी जिंदगी डॉक्टर B.R. अंबेडकर के इसी संदेश को जमीन पर उतारने का एक कामयाब प्रयोग था। उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि सच्चा नेता वो होता है जो समाज के दर्द को समझता है और उसे दूर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। सवाल ये है कि क्या आज का नेतृत्व इन सिद्धांतों पर चलने के लिए तैयार है?